हाँ भाई, तो ये हमारा चैप्टर है क्लास 10 का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, है ना। आज जो हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, कि सारी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं या दुनिया के जितने देश हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड बाय मीन्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड भी होता है और ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है ये आज बना है या फिर सदियों पुरानी बात है। ठीक है, तो अपन लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, इससे पहले ग्लोबलाइजेशन कैसा था। व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज सिंस द लास्ट 50 ईयर्स और सो। जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि पिछले 50 सालों में जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ है, हमें हमारे दिमाग में वही आता है ना, कि पिछले कई सालों से जो है आप कोई सी भी चीज़ हो, आप इंटरनेट के जरिए या आप जो है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन से आप बुलवा सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स। मगर इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब केवल ट्रेड नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, यानी लोग कई साल पहले से व्यापार करते हुए आ रहे थे। ठीक है, ऑफ माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ बिजनेस। ठीक है, एंड ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क। इसके अलावा वो काम की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे अपन ने क्लास 9 में पढ़ा था, यदि याद हो, रशियन रिवॉल्यूशन, कि जब वहाँ इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने के कारण जो अब कंट्री साइड में रहते थे वो लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे थे? शहरों में, इन सर्च ऑफ वर्क। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स। मूवमेंट ऑफ कैपिटल मतलब पैसे का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा होती हैं। As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phase through which this world in which we live has emerged. तो आज हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन बड़ा आसान सा दिखता है क्योंकि हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, है ना। और जब से इंटरनेट आया तब से तो दुनिया बड़ी छोटी हो गई है। तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन शुरू से ऐसे ही था या ये फेजेस में डेवलप हुआ? यदि ये शुरू से ही ऐसा था तो हम पढ़ेंगे, और यदि शुरू से ऐसा नहीं था, इसके क्या क्या फेसेस में ये डेवलप हुआ है, लोग कैसे इंटरकनेक्टेड हुए हैं, वो इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। यदि आप हिस्ट्री में देखें तो जितना आप पीछे जाएंगे और फिर उससे मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री में आएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा पढ़ते पढ़ते कि हमारी जो लिंकेज है, हमारी जो इंटरलिंकिंग है, वो क्या होती जा रही है? धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। हाँ, तो हमारी जो इंटरलिंकिंग यानी एक दूसरे से जुड़ना, ये हिस्ट्री के फेसेस में यदि आप पुराने जमाने से उठा लोगे तो इंटरलिंकिंग ऑफ मैनकाइंड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कैसे बढ़ी, किन फेसेस में बढ़ी, वो अपन अभी सब समझेंगे। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। ठीक है, परसिक्यूशन। अब एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट मतलब पुराने जमाने से ही लोग क्या है, चाहे वो ट्रेवलर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, प्रीस्ट यानी साधु संत, है ना, एंड पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री, ट्रेवल्ड फास्ट डिस्टेंसेस, इन्होंने काफ़ी लंबी लंबी दूरियां तय करी हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ये लोग अपनी शिक्षाएं, अपनी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस और परसिक्यूशन यानी जैसे मान लो कि कोई देश का राजा बड़ा खराब है और उसने किसी को बोल दिया कि अब तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तो उसकी सजा से बचने के लिए लोग क्या हुए हैं? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए हैं, ट्रैवल करे हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री से ही हमको देखने को काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। फिर दे कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडिया, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेस। मगर इंसान अकेला तो जाता नहीं है, अपने साथ अपना दिमाग लेके जाएगा तो उसके आइडिया जाएंगे, पैसा, मनी, है ना, अपनी स्किल्स। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई खेलकूद में बहुत अच्छा है, कोई एग्रीकल्चर करने में, है ना, खेती बाड़ी करने में। जैसे आलू कभी इंडिया में था ही नहीं, आलू कहाँ से आया? बाहर से आया। नूडल्स कभी इंडिया में नहीं थे, ट्रैवल करने वाले लोग यहाँ आए तब जाके हमने नूडल्स बनाना सीखा। और यही नहीं, खाने पीने की चीज़ें, स्किल, आर्किटेक्ट, यही सही सब चीज़ें नहीं, बल्कि जर्म और डिसीजेस भी ट्रैवल हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एज अर्ली एज 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। और हमें इस बात के पूरे पुख्ता सबूत मिलते हैं कि आज से 3000 साल पहले तक भी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पूरे वेस्ट एशिया से जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी। फॉर मोर देन मिलेनिया कौड़ीज, द हिंदी कौड़ी और शेल यूज टू फॉर्म अ करेंसी
फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड द वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। पहले कॉइनेज तो होते नहीं थे, तो जो कौड़ी कौड़ी आप जानते हो ना, शंख जैसी होती है वाइट कलर की कौड़ी, है ना, तो कौड़ी को एज अ करेंसी माना जाता था, राइट। और वो कहाँ ट्रेवल करी? मालदीव, श्रीलंका, चाइना, तो कौड़ी उसका नाम पड़ा, राइट। द लॉन्ग डिस्टेंसेज स्प्रेड द डिसीज कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज द 7th सेंचुरी। अब यदि हम और पीछे चले हैं 7th सेंचुरी में, तो हमें इस बात के सबूत मिलते हैं कि किस तरीके से जर्म्स और डिसीजेस एक इलाके से दूसरे इलाके में कैरी हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ इंटरलिंक्ड होती है, तो इंटरलिंकिंग केवल इंसानों की नहीं होती, बल्कि दो अलग अलग सिविलाइजेशन की यानी सभ्यताओं की होती है, उनकी स्किल्स की होती है, उनकी कैपिटल की होती है, उनके कल्चर की होती है, और यहाँ तक कि जर्म्स एंड डिसीजेस की भी होती है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी 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 वास्ट इन इटसेल्फ, ठीक है। केवल लोगों का एक जगह से दूसरे के मूवमेंट, या फिर केवल मनी और ट्रेड का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, केवल इसी को हम ग्लोबलाइजेशन नहीं कह सकते। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ी वास्ट टर्म है। अब एक एक करके अपन पढ़ेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन जो था ये किस तरीके से आगे बढ़ा। अब 1.1 सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। अच्छा तुम बताओ, तुम में से कितनों ने सिल्क रूट का नाम सुना है? बताओ, सिल्क रूट का नाम सुना है पहले? हाँ या ना? सुना है? तुमने नहीं सुना? तुमने नहीं सुना, है ना। सिल्क रूट ऐसा बोला जाता है कि इट वॉज द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रूट कनेक्टिंग एशिया स्पेशली चाइना टू यूरोप, और इस सिल्क रूट के जरिए बहुत ट्रेड होता था। इसको सिल्क रूट क्यों बोलते थे? क्योंकि पहली बार अरब्स या शायद यूरोपियंस चाइना से सिल्क को लेके गए थे इनटू देयर कंट्रीज, दैट्स व्हाई इट गॉट इट्स नेम सिल्क रूट, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट लैंड रूट, क्योंकि पहले क्या है, शिप्स विप्स के जरिए, शायद पुरानी, ये बहुत पुरानी बात हो रही है, तो शिप्स के जरिए ट्रेड नहीं होता था, बल्कि लैंड रूट के जरिए ट्रेड होता। पढ़ते हैं, द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सिल्क रूट हमें एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का? कि प्री मॉडर्न ट्रेड के एरा में भी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। और इसका नाम, जैसा मैंने बताया कि सिल्क रूट क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जरिए जो चाइना में जो सिल्क प्रोडक्शन होता था वो सिल्क को लेके दूसरे देशों में बेचने ले जाया करा करता था। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स। अब ऐसे कई सिल्क रूट्स हिस्टोरियन ने फाउंड आउट करें। हिस्टोरियन यानी इतिहासकार जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ओवर लैंड एंड बाय सी knitting टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया एंड यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका। और ये केवल लैंड रूट ही नहीं है, बल्कि सी रूट भी इसमें शामिल है ना। वास्ट रीजन ऑफ एशिया, एशिया के काफ़ी सारे रीजन इसमें कवर हैं। लिंकिंग एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, और एशिया को ये यूरोप और साथ ही साथ अफ्रीका से भी कनेक्ट करता है। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। ये क्रिश्चियन एरा से भी पुराना है, और कब तक ये चलता रहा? 15th सेंचुरी तक थ्राइव्ड करा, थ्राइव्ड यानी बना रहा। इसके जरिए ट्रेड या व्यापार होते रहे। बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट। अब ऐसा तो नहीं है कि सिल्क रूट नाम पड़ गया तो केवल सिल्क ले जाओगे, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ से और भी आइटम का ट्रेड होता था। एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग आइटम इज पॉटरी। पॉटरी यानी जो आप मिट्टी के बर्तन, है ना। एज डिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा और क्या क्या ट्रेड होता था? स्पाइसेस यानी मसाले, है ना, और क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो इंडिया से ट्रेड होते थे, क्योंकि इंडिया वाज द मेन एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस एंड कॉटन। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। और वहाँ से क्या आती थी? प्रीशियस मेटल्स इंडिया में आती थी। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड यानी इस हाथ ले इस हाथ दे। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेड करने जा रहे हैं तो भैया केवल सामान बेच दिया, पैसा ले लिया, बाकी खत्म हो गया। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे कल्चर से भी वो लोग प्रभावित होते हैं, है ना, और हम उनके कल्चर से प्रभावित होते हैं। तो जब हमारे यहाँ के लोग या वेस्ट के लोग ईस्ट में गए या ईस्ट के लोग वेस्ट में आए, तो एक दूसरे के कल्चर भी इंटरलिंक्ड हुए। ऐसी कई बातें आज हमारे देश में जो वेस्ट की हैं, ऐसी कई बातें हैं वेस्ट में जो हमारे देश की हैं, ठीक है। तो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सडनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। और ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ना केवल ट्रेड, ना केवल पीपल, ना केवल कल्चर, बल्कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी इस रूट से इंडिया में आई, जैसे क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम। फिर मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्ट इन इंडिया। और इन सबसे पहले की बात करें तो बुद्धिज्म जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? ईस्ट इंडिया से। एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट। तो बुद्धिज्म भी पूरे विश्व में या पूरे एशिया के अलग अलग पार्ट में सिल्क रूट के जरिए ही स्प्रेड हुआ था। तो समझ में आया यहाँ तक?
एक इंट्रोडक्शन और एक सिल्क रूट, कोई प्रॉब्लम? ओके हाँ भाई, तो ये हमारा एक पहला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम आते हैं फूड ट्रेवल्स। स्पैगेटी एंड पोटैटो। स्पैगेटी खाई है कभी? वो चपटे चपटे नूडल, है ना। पोटैटो तो सबने खाया होगा, आलू कचालू भैया कहाँ गए थे, है ना। तो पोटैटो हम सबने खाया, राइट। चलो, तो अब इससे पता लग रहा है कि पोटैटो इज़ नॉट अ वेजिटेबल फ्रॉम इंडिया, वो हमारे यहाँ किसी दूसरे देश, बाहरी देश से आई है। तो फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। तो फूड एक एग्जाम्पल है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ना केवल पीपल बल्कि कल्चर का एक्सचेंज हुआ करता था। अब ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रेवल्ड। वो क्या करते थे, जितने भी ट्रेडर थे या ट्रेवल थे, अपने साथ न्यू क्रॉप्स को भी जगह जगह इंट्रोड्यूस करते थे। जहाँ वो जाते थे तो उनको जो खाने की आदत थी उसको कोशिश करते थे कि वो क्रॉप्स वहाँ पे भी उगाए ताकि उनको उनकी मनपसंद का खाना मिलता रहे। इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स। इवन जो रेडी फूड स्टफ्स हैं, यानी जो बिल्कुल बनाने के लिए और खाने के लिए तैयार थे, उनके भी कॉमन ओरिजिन हमको देखने को मिलते हैं। टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स। इट इज बिलीव दैट नूडल ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। बताओ, चाइना में नूडल बोलते थे गोल गोल, और जब वेस्ट में गए तो वही चपटे हो गए और उसको क्या बोला जाने लगा, स्पेगेटी। ठीक है, तो सेम ओरिजिन हो गया। और परहैप्स अरब ट्रेडर टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली एंड आयरलैंड नाउ इन इटली। और ऐसा माना जाता है कि शायद जो पास्ता है वो कौन लोग लेके गए, अरब लोग। और कहाँ लेके गए, सिसिली, जो अब आजकल कहाँ पर है, इटली में। और हम क्या लगता है कि पास्ता कहाँ की डिश है, इटालियन, जबकि किसने इंट्रोड्यूस करा ये, पीपल ऑफ अरब। Similar foods were also known in India and Japan, so the truth about their origin may never be known. बट आज तक हमें ये पक्का सबूत किसी के पास नहीं है कि कौन सा फूड कहाँ ओरिजिन हुआ। ऐसा माना जा सकता है, ठीक है, कि सेम ही चीज़ नहीं, बस उनके कल्चर। जैसे तुमने ना इसका एग्जांपल, जैसे वो होता है ना अपने यहाँ जो चिप्स आते हैं, तो भैया वो ब्लू लेज आ गया, तो ब्लू लेज इंडिया का एक स्पेशल है क्योंकि इंडियन मसाले हैं उसमें, है ना, तो वो टेस्ट के साथ आया। तो यहाँ आके वो इंडियन चिप्स टाइप इंडियन वो हो गया, है ना। तो जहाँ जाते हैं उसके कल्चर के हिसाब से वो फूड डेवलप हो जाता है। तो ऐसे नूडल जो है वहाँ पहुँच के क्या हो गया, स्पेगेटी हो गया, चपटा हो गया, वहाँ के लोगों ने अपने कल्चर के हिसाब से उसको ढाल लिया। मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब मीठा आलू, शकरकंद, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू अवर एंसेस्टर अंटिल अबाउट 5 centuries एगो। ये हमारे मतलब आज से 500 साल पहले लोगों को मालूम ही नहीं था कि आलू नाम की कोई चीज़ होती है ना, और मक्का नाम की कोई चीज़ होती है। टमाटर नहीं मालूम था, सोचो टमाटर इंडियन नहीं है। और अभी कितने मिलते हैं, 2 प्रकार के टमाटर मिलते हैं, एक देसी टमाटर, एक हाइब्रिड टमाटर, है ना। बट टमाटर इज नॉट अ वेजिटेबल फ्रॉम इंडिया। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered vast continent that would later become the America। बताओ, अमेरिका से आया ये सब चीज़। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने वहाँ डिस्कवर करा, फिर उसके बाद ये फूड कहाँ इंट्रोड्यूस हुए, यूरोप और एशिया में। आया समझ में? तो फूड कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हुए, है ना। Here we will use America to describe North America, South America and Caribbean। Caribbean यानी वेस्ट इंडीज, ओके। In fact, many of our common foods came from America's original inhabitants, the American Indians। American Indians मतलब वहाँ रहने वाले Indians नहीं, American Indians यानी वहाँ रहने वाली आदिवासी प्रजाति, जो सबसे पुराने वहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ के इनहेबिटेंट। तो अमेरिका यहाँ पे जब भी अब किताब में अमेरिका लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे अमेरिका का मतलब क्या है, कौन कौन सा एरिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन, पूरा मिला के, ठीक है। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। बताओ, कई बार तो न्यू क्रॉप लाइफ और डेथ का भी कारण बन गई। यूरोप्स पुअर बिगिन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो। बताओ, जब पोटैटो का इंट्रोडक्शन हुआ तो यूरोप के जो गरीब लोग थे वो आसानी से उनको मिलने लगा आलू, तो उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ गई, जो उनको न्यूट्रिशन मिल रहा था वो बढ़ गया, इससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई। आयरलैंड poorest peasants became so dependent on potato that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation। बताओ, आयरलैंड में हजारों लोग केवल इसलिए मर गए क्योंकि वहां पे आलू की खेती डिसीज के कारण खराब हो गई थी। तो नाउ यू कैन इमेजिन, जो आज कितना आसान है उस समय लोगों की जानें उसके लिए चली गई, राइट। चल, तो अब अपन आते हैं अपना थर्ड इसके पैराग्राफ पे। 1.3 कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट यानी कब्जा करना, है ना, लड़ाई लड़के किसी के इलाके पे कब्जा कर लेना। डिसीज मतलब बीमारी, ट्रेड मतलब व्यापार। तो इनके जरिए कैसे वर्ल्ड लिंक हुआ, ठीक।
देखते हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। श्रैंक ग्रेटली इन द 16th century आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड ए सी रूट टू एशिया एंड सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका। श्रैंक यानी सिकुड़ गया, जो वर्ल्ड था वो सिकुड़ गया। सिकुड़ गया मतलब क्या, छोटा हो गया? नहीं, सिकुड़ गया मतलब कि नए रूट डिस्कवर हो गए। पहले लैंड रूट थे, तो लैंड रूट काफ़ी लंबे थे, बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करके आना पड़ता था, रास्ते में पहाड़ियाँ और न जाने क्या क्या होता था। मगर एक बार जब सी रूट डेवलप हुआ है ना, जब सी रूट की डिस्कवरी कर ली गई तो दुनिया बड़ी छोटी हो गई। अब उसी इलाके में जहाँ पहले महीनों लग जाते थे पहुँचने में, अब कुछ दिनों में पहुँचा जाने लगा। ठीक, तो सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी इस एरा की? द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स। For centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc. crisscrossing its water, है ना। और शुरू से ही जो इंडियन ओशियन का इलाका था वो हमेशा से ही क्या था, हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ट्रेड वहाँ पे होता था। लोग बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह इंडियन ओशियन का इस्तेमाल करते थे टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड किसका होता था? Especially Indian cotton and spices. The Indian subcontinent was central to these flows and crucial point to their networks. और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो आसपास की सब जगह आ जाती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, है ना, ये सब जगह आ जाती हैं। द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस हेल्प्ड एक्सपैंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टूवर्ड यूरोप। मगर ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ा अपन ने, पिछले अपन ने जो है 10th में भी अभी अपन ने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो इंडियन वाला स्ट्रगल पढ़ा था, उसमें भी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वो सारा का सारा ट्रेड कहाँ खींच के ले गए थे? यूरोप, है ना। जो इंडियन ओशियन जो ट्रेड सेंटर हुआ करता था, है ना, ट्रेड बस्लिंग एक शब्द का है, बस्लिंग यानी हमेशा ट्रेडर से ये ओशियन हमारा गुलजार रहता था, वो ट्रेड कहाँ शिफ्ट हो गया? यूरोप, है ना। ठीक है, अब बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अमेरिका को कोई जानता ही नहीं था, क्यों? क्योंकि सी रूट डिस्कवर ही नहीं था। बट फ्रॉम 16th century इट्स वास्ट लैंड एंड अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल बिगिन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइव्स एवरीवेयर। बट एक बार जब अमेरिका की खोज हुई तो वहाँ की विशाल धरती और वहाँ के जितने भी मिनरल्स थे उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। Precious metals, particularly silver, from mines located in the present day Peru and Mexico, also enhance Europe's wealth and finance its trade with Asia. इसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, खासकर वो मिनरल रिसोर्सेज जिनमें प्रीशियस मेटल है, तो जैसे सिल्वर है, वो कहाँ मिली लोगों को? पेरू और मैक्सिको में। तो उससे यूरोप के लोगों ने काफ़ी ट्रेड एक्सपैंड एशिया की तरफ किया। लीजेंड्स स्प्रेड इन 17th century यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ। मैनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ E.I. डोरेडो द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, अल डोरेडो, है ना। तो अल डोरेडो ऐसा माना जाता था कि भैया यहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा है, ओके। और ये कहाँ थी? साउथ अमेरिका की एक सिटी है, और उसकी खोज में कई एक्सपेडिशन वहाँ पे गए इन सर्च ऑफ गोल्ड, राइट। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वॉज डिसाइसिवली अंडरवे बाय द मिड 18th century। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, तो ऐसे ही स्पेनिश और पोर्टुगीज ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया था। European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conqueror was not a conventional military weapon at all. ठीक है, और यूरोपियन क्यों सफल हुए आप देखोगे तो यूरोपियन सभी जगह उन्होंने दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अपनी कॉलोनीज बनाई। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि उनके पास फायर आर्म्स थे, ऐसे आर्म्स थे जो आग उगलते थे, है ना, गोला बारूद की उनको जानकारी थी। मगर यदि हम देखें तो जो स्पेनिश कॉन्करर है ना, वो केवल पावरफुल अपने आर्म फायर्स की वजह से, फायर आर्म्स की वजह से नहीं बने, बल्कि एक ऐसा खतरनाक वेपन था जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा करा। तो अब वो क्या था? इट वॉज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरीड ऑन देयर पर्सन। बताओ, वो अपने साथ क्या लेके गए? बीमारी। कौन सी बीमारी? स्मॉल पॉक्स। कैसे? Because of their long isolation, America original inhabited had no immunity against these disease that come from Europe. अब जो अमेरिका के लोग थे वो बिल्कुल आइसोलेशन में थे, उनका दुनिया की दूसरी कंट्री से कोई जुड़ाव नहीं था, कोई लिंक नहीं था, और बहुत समय तक नहीं था। तो ये जो बीमारी थी ये उनके लिए क्या थी? एकदम नई, और इसके अगेंस्ट उनके पास कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग, ये तो अपने पढ़ लिया। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर, और स्मॉल पॉक्स से फिर वहाँ बहुत जाने
गई। वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। जब यूरोपियन वहां पहुंचे तो अपने साथ बीमारी ले गए और इस बीमारी का उनके कॉन्टिनेंट पे बहुत गहरा असर हुआ। अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग देयर इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। मतलब यूरोपियन के कब्जा करने के काफी पहले ही ये बीमारी से वहां पे कम्युनिटीज मारी जा चुकी थी और यूरोपियंस के लिए काफी आसान हो गया वहां पे फिर अपना कब्जा जमाना। तो जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि डिसीज भी एक वेपन हो सकती है, डिसीज भी एक कारण हो सकता है, या डिसीज भी एक कॉज हो सकता है ऑफ लिंकिंग द वर्ल्ड। बट ये किसी भी तरीके से किसी भी मायनों में अच्छा तो नहीं है कि कहीं आप बीमारी फैला दो और फिर कब्जा कर लो, है ना, ये तो गलत है। खैर बट हुआ। Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not disease such as smallpox, to which the conquerors were mostly immune, है ना भाई। अब जैसे गन्स, कोई गन लेके आपके साथ लड़ाई लड़ेगा तो आप एक समय के लिए बच सकते हो, या पलट के उसकी गन को छीन के या कुछ भी करके उस पर वार कर सकते हो, मगर बीमारी से कैसे बचोगे? और खासकर ऐसी बीमारी से जिसके प्रति आप इम्यून ही नहीं हो। और जो कॉन्करर है, यानी जो डिसीज लेके आया है, जो आपको कब्जा करना चाहता है, उसको उस बीमारी का असर नहीं होता क्योंकि उसने इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया। बताओ कभी जीत पाओगे? कभी नहीं, है ना। यानी गोली और बारूद के खिलाफ तो लड़ सकते हो, बट डिसीज के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते। ऐसी डिसीज जिसके खिलाफ आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly disease were widespread. तो ये कॉमन चीज़ हो गई थी वहाँ पे, लोग बीमारी से मर रहे थे और वहाँ पे जो सिटीज़ थी बड़ी क्राउडेड थी, बहुत सारे लोग रहते थे। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वर कॉमन, धर्म के आधार पर लड़ाई। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स, अब देखो डिसेंटर का मीनिंग आपको दे रखा है, वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश बिलीफ एंड प्रैक्टिस, है ना। डिसेंटर्स यानी जो आपके बिलीफ को मानने को तैयार नहीं है, जो आपकी बात में विश्वास करने को तैयार नहीं है, उसको मानने से मना करता है। वर परसिक्यूटेड यानी उनको क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। थाउजेंड देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका हेयर, इसलिए कई लोग यूरोप से भग के कहाँ आ गए? अमेरिका में। हेयर बाय द 18th century plantations worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European market। और यहाँ पे उन्होंने क्या करते थे कि जो स्लेव्स वो अफ्रीका से पकड़ के लेके आते थे, उनसे क्या एग्रीकल्चर करवाते थे, उनसे क्या उगवाते थे? कॉटन एंड शुगर, और उसको यूरोपियन मार्केट में ट्रेड करते थे। अंटिल वेल इनटू द 18th century चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। बताओ, इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी भाई, कब तक? 18th century तक, चाइना एंड इंडिया, है ना। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, और एशियन ट्रेड प्री एमिनेंट यानी उनके बिना एशियन ट्रेड की कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी कि बिना इंडिया और चाइना के कोई ट्रेड हो सकता है। यानी वी वर अमेरिका ऑफ दैट टाइम, जो आज अमेरिका है हम उसके बराबर कभी हुआ करते थे, रिचेस्ट कंट्री थे। हाउएवर फ्रॉम 15th century चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। मगर ऐसा माना जाता है कि चाइना उसके बाद ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बंद कर दिए, बाहर के देशों से व्यापारिक समझौते या ट्रेड करना बंद कर दिया और आइसोलेशन में, एकांत में चला गया, सारे लिंक खत्म कर दिए। China's reduced role and the rising importance of America gradually moved the center of the world trade westwards. Europe now emerged as the center of the world. और अब अमेरिका एक नया ट्रेड सेंटर बन रहा था, चाइना पीछे हो रहा था, और इस सब ने क्या करा? जो ट्रेड सेंटर था वो फ्रॉम ईस्ट शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि यूरोप एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत थी और अमेरिका रिसोर्सफुल कंट्री बन चुका था। समझ में आया? ठीक है, तो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे।